अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक है बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 पर हैं और चैप्टर नंबर 16 का जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 8। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट को समझेंगे कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डायग्राम क्या है, ये रेजोनेंस सर्किट किस तरह से काम करता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैसे काम करती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही स्टडी करेंगे। इसी तरतीब से हम इसको स्टडी करेंगे जिस तरतीब से हमने इसको एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट करना है, और इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को जो आप लोग स्टडी करने के लिए पूरे टाइम को स्पेयर करें। 40 to 45 मिनट्स हमारा ये लेक्चर होगा और आप लोग इस पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में कोशिश करें, अरेंज करें कि आप इस पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में देख सकें। और इस लेक्चर में जितने भी अहम पॉइंट्स हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उन तमाम एमसीक्यूज़ को, उन शॉर्ट डेफिनेशंस को और उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने लिखना भी है, राइट डाउन करना है किसी भी अपने ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इसको दोबारा से मेमोराइज़ कर सकें, उसको अच्छी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। और सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट जो है इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं RLC सीरीज़ सर्किट। इसको हम लोग इस नाम से भी लिखते हैं, इसको RLC सीरीज़ सर्किट। जैसा कि जो आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने लिखा है RLC, सो दैट मीन्स अ रजिस्टर, इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर हम किसी रजिस्टर को, कैपेसिटर को और एक इंडक्टर को सीरीज़ में जोड़ते हैं और उसके साथ एक एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस एसी सोर्स को अप्लाई करने पर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो किस तरह से होता है, तो ये हम स्टडी करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, या सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट या RLC सीरीज़ सर्किट जो है वो होता क्या है। इसको एक तरह से हम लोग डेफिनेशन कह लें या इस सर्किट जो है उसका इंट्रोडक्शन कह लें या कोई भी नाम दे लें, तो ये इसका स्टार्टिंग जो है वो हम यहाँ से करेंगे। तो मैंने डेफिनेशन लिखा है बच्चों, तो सर डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। इसमें सबसे पहले एन AC सर्किट, सीरीज़ रेजोनेंस circuit is an AC circuit in which a resistor, let's say R, a capacitor of capacitance C and an inductor of inductance L are connected in series with an alternating source with an AC voltage source। ये आप कह सकते हैं कि अगर हमें डिफ़ाइन करना पड़े कि RLC सीरीज सर्किट क्या होता है, तो हम उसे इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। An AC circuit, this is an AC circuit in which a resistor of resistance R, a capacitor of capacitance C and an inductor of inductance L are connected in series, right, with an AC source. So we say this is an RLC series circuit और series resonance circuit। ये तो होगी बात जो इसकी डेफिनेशन की। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसकी डायग्राम से फिर हम नेक्स्ट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कुछ चीज़ों को। तो जैसा कि जो नाम से है RLC सीरीज़ है, तो इसमें एक रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। तो अगर उसको मैं ड्रॉ करूं तो लेट्स से हमारे पास उसी तरतीब से, जिस तरतीब से इसका नाम है, तो ये हमारे पास एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R, उसके बाद हमारे पास एक इंडक्टर है, राइट, ऑफ इंडक्टेंस L, और इस तरह से फिर यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है जो हमने कनेक्ट करना है। ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के साथ हमने
इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ, और इस एसी सोर्स की जो ये हमारे पास एक एसी सोर्स आ गया, और जो इस एसी सोर्स की जो आरएमएस वैल्यू है, लेट्स से दैट इज़ वी आरएमएस वैल्यू। नाउ दिस इज़ एन आर एल सी सीरीज़ सर्किट, राइट। ये तो इसकी डायग्राम होगी जिसमें हमने तीनों कंपोनेंट्स को शो कर दिया, ठीक है बच्चों। इसमें आप रजिस्टर भी देख सकते हैं, इंडक्टर भी देख सकते हैं, और आप लोग इसमें एक कैपेसिटर जो है वो भी लगा हुआ देख सकते हैं। अच्छा, अब इस सर्किट में जो सोर्स वोल्टेज है दैट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज इज़ वी नॉट, और उसकी जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज़ वी आरएमएस, राइट, एसी सर्किट में। और लेट्स से कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ आई, और हम ले रहे हैं आरएमएस करंट। सो आई आरएमएस विल फ्लो थ्रू रजिस्टर, आई आरएमएस विल फ्लो थ्रू इंडक्टर, एंड आई आरएमएस विल फ्लो थ्रू कैपेसिटर। अब चूंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो इसका मतलब है कि जो करंट रजिस्टर में से पास करेगा वही इंडक्टर में से, वही कैपेसिटर में से, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सीरीज सर्किट, जिसमें हम ये कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, सो द सेम करंट आई आर एम एस विल फ्लो थ्रू ईच ऑफ देम बिकॉज द करंट हैज़ ओनली वन पाथ, ठीक है जी। तो सेम करंट जो है वो पास करेगा। लेट्स से जो कि जब ये करंट आई आर एम एस इस रजिस्टर में से पास करेगा तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी आर, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस इनटू आर, राइट। सो बिकॉज ओम्स लॉ से हमें पता है कि जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वी आर से मुराद है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर। इस तरह ये जो हमारे पास इंडक्टर है, लेट्स से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज वी एल, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज आई आर एम एस इंटू एक्स एल, राइट। आपको पता है इंडक्टर के लिए हम उसकी रेजिस्टेंस जो है उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, लिखते भी नहीं उसको रेजिस्टेंस, हालांकि मीनिंग्स सेम है, लेकिन उसके लिए हम x यूज़ करते हैं रिएक्टेंस और L यूज़ करते हैं फॉर इंडक्टर। सो अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, सो आई आर एम एस इंटू एक्स एल, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देन हमारे पास कैपेसिटर है, और लेट्स से द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज वी सी, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ दैट इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू XC. So this is voltage drop across capacitor VC. अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इन वैल्यूज़ को VR को, VL को और VC की इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम, और उस सर्किट डायग्राम में कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट्स जो वैल्यूज़ हमने पढ़नी है और नेक्स्ट हमने यूज़ करनी है, ठीक है बच्चों। अब हम ये जानते हैं कि अब नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि जब ये हमारे पास सर्किट बन गया, या जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है इसको जब हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो इस एसी सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। और डेफिनेटली हर एसी सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो काम करता है। तो ये जो हमारे पास एसी सोर्स है इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये काम करेगा। अब जो एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है ये एक ऐसा स्पेशल सर्किट है जो एसी सोर्स की किसी भी फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर हमने एक कैपेसिटर को, इंडक्टर को और साथ रजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ा है और हम इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें और उस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कोई सी भी हो, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। इस सर्किट में ऐसा नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लेना है कि RLC या सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, राइट, RLC सीरीज़ सर्किट, राइट, या रेजोनेंस सर्किट डू नॉट वर्क्स, RLC सीरीज़ सर्किट डू नॉट वर्क्स ऑन any value of frequency। ये आप याद रख लें, ऑन एनी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी भी, आप जनरली कह दें कि जी इसको एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, उसकी जो मर्ज़ी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दें, उस पर ये काम करेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है, यानी
इसमें एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये सर्किट काम करेगा, या जिसके मुताबिक हम इसको डिज़ाइन करते हैं, या जिसके लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये सर्किट उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के एंड पे। तो इस सर्किट के बारे में जो ख़ास बात आप लोगों ने याद रखनी है वो यही है कि डू नॉट वर्क्स ऑन एनी फ्रीक्वेंसी बट इट वर्क्स ऑन सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड हैज़ सर्टन प्रॉपर्टीज़ एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। राइट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दैट फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे देता हूँ, या इसको हम इस तरह से फर्दर इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास इस सर्किट में जो एसी सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। राइट, जस्ट टू स्टार्ट मैं लिखता हूँ एट लो फ्रीक्वेंसी। फ़र्ज़ करें कि हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट डिज़ाइन किया और उसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, और उस एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बाय सम हाउ हमने उस फ्रीक्वेंसी को लो रखा, और लेट्स से कि वो फ्रीक्वेंसी हमने बहुत लो रखी और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बहुत लो करते हुए हम उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, बाय सम हाउ वी चूज़ दैट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी ज़ीरो। अब इस सर्किट में दो कंपोनेंट हैं, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो जो हमें पता है कि मतलब इसमें जो इंडक्टर है उसकी जो रिएक्टेंस है XL, राइट, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्स, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर पहले लिख लेते हैं, लेट्स से रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ XC एंड दैट इज़ 2 π FC, और जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है XL दैट इज़ इक्वल्स टू 2 π FL। अब इन दोनों रिएक्टेंसेस का, ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है इनकी जो रिएक्टेंसेस हैं ये इस पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी F0 पे डिफरेंट बिहेवियर जो है वो रखती हैं। जैसा अभी आप देखें इस वैल्यू को यहाँ पे लगाएं, अगर F की वैल्यू को 0 लगाते हैं आप लेट्स से, तो वी गेट XC इज़ इक्वल टू 1/0 मीन्स XC गोज़ टू इन्फिनिट, और आप ये कह सकते हैं कि XC गोज़ टू मैक्सिमम वैल्यू। यानी अगर हम लो फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं इस सर्किट की, तो ये जो कैपेसिटर है जो इसकी रिएक्टेंस है ये तो इन्फिनिट हो जाएगी, मीन्स टू मच रिएक्टेंस, राइट। और इसके ओपोजिट अगर हम इंडक्टर को देखते हैं XL, तो उसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 0 लगाते हैं तो वी गेट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर टू बी 0, राइट। अब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो इन्फिनिट हो गई है और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो 0 हो गई है। अब अगर करंट देखें हम, तो करंट थ्रू कैपेसिटर हैज़ बिकम ऑलमोस्ट 0 एंड करंट इन इंडक्टर हैज़ बिकम ऑलमोस्ट मैक्सिमम, राइट। तो इन्फिनिट या मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी मैक्सिमम, एज इफ़, मतलब इसमें करंट के मैक्सिमम होने का मतलब है कि इट मीन्स के जैसे ये इंडक्टर यहाँ पे नहीं है, अगर हम इस इंडक्टर को यहाँ से रिमूव कर दें और इस वायर के दोनों एंड्स को, ये जो एंड्स हैं A और B, अगर इनको हम इंडक्टर को निकाल के A और B को हम वैसे ही कनेक्ट कर दें तो इसमें करंट मैक्सिमम होगा। अगर इंडक्टर लगा है तब भी करंट मैक्सिमम है, और अगर इस इंडक्टर को रिमूव कर दें और वैसे ही कनेक्ट कर दें A और B को, तो इसके अंदर करंट मैक्सिमम होगा। इट मीन्स के जो इंडक्टर है उसका जो बिहेवियर है, जो फंक्शन है, वो लेस डोमिनेंट है, लेस अफेक्टिव हो गया, और जो अफेक्टिव बिहेवियर है वो इस वक्त इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस का है और कैपेसिटर का है। तो इंडक्टर तो फिर ऐसे ही हो गया जैसे नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये जो RLC सर्किट है, सो RLC सर्किट वर्क्स एज RC सीरीज़ सर्किट। उस वक्त लो फ्रीक्वेंसी पे ये जो सर्किट है RLC, ये RLC सर्किट के तौर पे काम नहीं करेगा, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा RC सीरीज़ सर्किट में। मतलब इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इस सिचुएशन में लो फ्रीक्वेंसी पे, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी RC सीरीज़ सर्किट वाली बन जाएंगी। लेकिन RLC या सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के तौर पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे तो ये काम नहीं करेगा, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा है कि ये सीरीज़ रेजोनेंस है और ये ख़ास फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, तो लो पे नहीं करेगा। लो पर ये RC सीरीज़ सर्किट हो जाएगा। इसी तरह तो लेट से हम इसको टेस्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट हाई फ्रीक्वेंसी लेट से,
और अगर हम इस सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं इसी सोर्स की, सो दैट हाई फ्रीक्वेंसी हैज़ सर्टन वैल्यू, लेट्स से f इज़ इक्वल टू मैक्सिमम, इट हैज़ सर्टन वैल्यू विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में जो xc है विच इज़ 1/2 पाई fc, और जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है xl विच इज़ 2 पाई fl, तो इसमें अगर f की वैल्यू मैक्सिमम लगाते हैं तो जो रिएक्टेंस है दैट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, f की वैल्यू के साथ रिएक्टेंस इन्वर्स है, अगर f की वैल्यू मैक्सिमम लगेगी तो रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, और इस तरह जो इंडक्टर की रिएक्टेंस होगी दैट विल बिकम मैक्सिमम। और यहाँ पर जो करंट होगा कैपेसिटर में दैट विल बिकम मैक्सिमम, क्योंकि उसकी रिएक्टेंस ज़ीरो है, और जो इंडक्टर है उसमें जो करंट होगा दैट विल बिकम ज़ीरो। इट मीन्स कि जो कैपेसिटर है, द करंट थ्रू कैपेसिटर विल बिकम मैक्सिमम एज इफ़ देयर इज़ नो कैपेसिटर। हम कैपेसिटर के दोनों एंड्स सी और डी को अगर आपस में कनेक्ट कर देते हैं और कैपेसिटर नहीं है तो द मैक्सिमम करंट विल फ्लो। कैपेसिटर है तब भी मैक्सिमम करंट, अगर ये नहीं है तो भी मैक्सिमम करंट। सो द कैपेसिटर हैज़ बिकम लेस इफेक्टिव, राइट? सो लेस इफेक्टिव, द मोर इफेक्टिव इज़ नाउ इंडक्टर और एंड एज वेल एज रेजिस्टर। तो इस सिचुएशन में जिसको हमने कहा कि एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो इस सर्किट में जो रेजिस्टर और इंडक्टर हैं ये दोनों डोमिनेंट हो गए हैं। सो RLC सर्किट वर्क्स एज RL सीरीज़ सर्किट। तो उस केस में ये जो RLC सर्किट है ये काम करेगा एज ए RL सीरीज़ सर्किट। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि RLC के तौर पे काम नहीं करेगा बल्कि RL सर्किट के तौर पे काम करेगा। अच्छा बच्चों, अब लो फ्रीक्वेंसी पे ये RC सीरीज सर्किट बन गया और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये RL सीरीज सर्किट बन गया। तो इसका मतलब है कि जब हम इस RLC सीरीज सर्किट को डिज़ाइन करेंगे और इसको ऑपरेट करवाएंगे तो ना तो हम इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को लो रखेंगे और ना ही हम इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हाई रखेंगे, राइट? दोनों सिचुएशंस में ये सर्किट जो है वो या तो RC बन जाता है या RL सीरीज़ बन जाता है। तो देन वी चूज़ सम अदर फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट लो, विच इज़ नॉट हाई। ठीक है, उसकी वैल्यू ना लो होगी ना हाई होगी, और एग्जैक्टली वो क्या होगी? सो इन दैट सिचुएशन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी such that the inductor and capacitor both have same reactance। मसलन इस सेंस में कि ये जो पहला केस मैंने आपसे डिस्कस किया है लो फ्रीक्वेंसी वाला, इसमें हम कह सकते हैं कि जो XC है which is reactance of capacitor that is much larger than XL। ये हमने देखा फर्स्ट केस में, राइट, जिसमें ये RC सीरीज सर्किट के तौर पे काम करेगा। और हाई फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखा कि जो XL है रिएक्टेंस ऑफ capacitor that is much larger than reactance of capacitor। So this circuit do not works in these situations। इन दोनों situations में ये काम नहीं करेगा। When XC is much greater than XL काम नहीं करेगा, when XL is much greater than XC तो ये काम नहीं करेगा। Then at which frequency it works? So उस सिचुएशन में कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा, तो इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से मैं एरेज कर लेता हूँ और नेक्स्ट काम हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी। सो नेक्स्ट जो है वो ये कि दोनों की जो रिएक्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, ना तो मतलब ना इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए ना कैपेसिटर की ज़्यादा होनी चाहिए। सो both reactance of capacitor and inductor must be same, so reactance of capacitor and inductor must be same। So this is the condition when XL must be equals to XC, so this series resonance circuit will work। और उस सिचुएशन में फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो दैट फ्रीक्वेंसी इज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग जो है वो बनाता हूँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की पहले डेफिनेशन और फिर उसकी जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो लिखते हैं हम द फ्रीक्वेंसी
the frequency of AC source at which the reactance of capacitor and inductor becomes equal, राइट। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसी एसी सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी है, ये करंट की वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर कैपेसिटर की और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है दैट बिकम्स इक्वल, जैसा कि अभी मैंने ऊपर लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन XL इज़ इक्वल टू XC। अब हम दोनों की वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो XL जो है दैट इज़ इक्वल्स टू XL इज़ इक्वल्स टू ओमेगा L एंड XC इज़ इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई FL लिखते हैं और इसमें फिर यहाँ पर भी ओमेगा की जगह 2 पाई FC लिखते हैं, F के साथ एक स्मॉल r लिखते हैं विच मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्टेप्स हैं। FR को इस तरफ लेके आते हैं, 2 पाई को उस तरफ ले जाते हैं, सो वी गेट FR स्क्वायर। ये वाला FR और ये वाली जो FR है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो गेट FR स्क्वायर 1 ओवर 2 पाई एंड 2 पाई बिकम्स 4 पाई स्क्वायर एंड देन वी गेट L टाइम्स C। अब हम अगर इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो बच्चों वी गेट आफ्टर स्क्वायर रूट वी गेट FR स्क्वायर। लेट्स से अगर इसको मैं लिख दूँ, सो वी गेट 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर LC। सो वी गेट FR विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई under root LC. So this is the formula to calculate the frequency at which RLC series circuit works, right? ये वो frequency है जिस पर ये RLC series circuit जो होगा ये काम करेगा, और इस situation में ये काम करेगा कि इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की रिएक्टेंस सेम होगी, दोनों की रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल होगी। ऑलराइट, तो ये भी बच्चों याद रखें आप। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये सर्किट काम करेगा। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है FR इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC, राइट। तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा। जब ये सर्किट RLC के तौर पे काम कर रहा होगा तो उस वक्त इस सर्किट में जो करंट की फ्रीक्वेंसी होगी वो इस तरह कैलकुलेट की जा सकती है, विच इज़ 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात हमें समझ आ गई कि ये सर्किट RLC सीरीज सर्किट किसी भी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता, बल्कि ये काम करेगा एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे। उस ख़ास फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसकी कैलकुलेशन करके ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ओके जी, नेक्स्ट हम लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं इसमें वेक्टर डायग्राम, और उस वेक्टर डायग्राम के बाद हम इस सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिखेंगे। तो इस सर्किट की, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की जो वेक्टर डायग्राम है, या आप कह सकते हैं कि इसकी जो फेज़र डायग्राम है, इन ट्रू सेंस दैट इज़ आ फेज़र डायग्राम, वो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसकी जो फेज़र डायग्राम है या वेक्टर डायग्राम है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखें जो आप, इस पूरी डायग्राम में हमारे पास जो कॉमन चीज़ है रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, वो कॉमन चीज़ जो है वो करंट है, विच इज़ IRMS। तो उस करंट को पहले हम करंट एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये शो कर रहा है उस करंट को, और वो जो करंट है वो जो उसकी वैल्यू है IRMS, राइट। ये जो वेक्टर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है IRMS को, और इसको हॉरिजॉन्टल लिया है और ये एज ए रेफरेंस होगा, क्योंकि इसी करंट से हम डिफरेंट वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को या वोल्टेज वेक्टर जो होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो देखिए इसमें जो कंपोनेंट हमारे पास है वो रेजिस्टर है। तो रेजिस्टर में जब ये करंट पास करेगा IRMS, तो इस करंट का, इस रेजिस्टर का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है VR, इस VR के साथ जो इस करंट IRMS का जो रिलेशन होगा वो इन फेज़ होगा। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम टॉपिक में कि द फेज़ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज़ ज़ीरो। तो जो VR वेक्टर होगा, VR से जिस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट वेक्टर मस्ट बी इन फेज विद IRMS। तो उस वेक्टर को इसी के ऊपर मैं शो कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ कि दिस वेक्टर इज़ VR।
तो ये जो सिचुएशन है वो इसको शो कर रही है कि जिसमें ये करंट IRMS और इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज VR दोनों इन फेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस रेजिस्टर के बाद जो कंपोनेंट आता है वो है इंडक्टर। अब इस इंडक्टर में से भी वही करंट IRMS पास करेगा जिसको हमने ऑलरेडी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस करंट और इस इंडक्टर का जो वोल्टेज है VL, इन दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होता है वो π/2 या 90 होता है। तो π/2 या 90 फेज़ डिफरेंस को जब मैं शो करूँगा तो उसमें हमें पता है कि जो पोटेंशियल वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस VL होता है वो लीड करता है और करंट लैग करता है। तो वोल्टेज के लीड करने को हम इस तरह शो करते हैं कि ये जो VL है वो इस तरफ शो होगा, राइट। तो चूँकि करंट को इस तरफ लिया है एज ए रेफरेंस, राइट, सो करंट इज़ यूज्ड एज ए रेफरेंस। तो उसके मुताबिक जो VL है वो इस तरफ बनेगा जो लीड करेगा करंट को IRMS को। और ये भी हो गया इन दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली π/2 जो कि यहाँ से नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट जो इंडक्टर के बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। और कैपेसिटर में अगर हम देखें तो सेम IRMS जो है करंट वो जब पास करेगा तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है VC, उसके साथ इस करंट का जो है वो फिर फेज़ डिफरेंस π/2 होता है, 90 डिग्रीज़ होता है। और उसमें जो करंट होता है वो चूँकि लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, तो इसलिए इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, जो रिप्रेजेंटेशन होगी वेक्टर फॉर्म में, हम VC को इस तरफ शो करेंगे। नाउ अब ये मतलब यहाँ से क्लियर है हमारे पास सिचुएशन के जो VC है इस तरफ, वो इस करंट के साथ उसका जो फेज़ डिफरेंस है वो π/2 है, राइट। और इसमें इस फेज़ डिफरेंस में ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो करंट है वो लीड में है, राइट, इसके मुताबिक, और ये लैग में है। और इंडक्टर के लिए ये जो सिचुएशन है ये इंडक्टर के लिए है और इसमें वोल्टेज जो है ये लीड कर रहा है और करंट जो है ये लैग करेगा। और ये जो सिचुएशन है ये कैपेसिटर के लिए हमने ड्रॉ की है। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। तो ये जो डायग्राम है इसको हम कहते हैं वेक्टर डायग्राम, या इसको हम कहते हैं फेज़र डायग्राम ऑफ RLC सीरीज़ सर्किट। ठीक होगी बात बच्चों? ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ बातें जो हम करते हैं। देखें बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा, इस फेज़र डायग्राम से हमें ये नज़र आ रहा है, या कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में ये क्लियर है कि जो VL और VC है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी। मतलब इस इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, राइट। दे विल ऐड एंड द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। यहाँ पर अगर 3 वोल्ट हैं तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट हैं, और जब इस 3 वोल्ट को इस 3 वोल्ट में ऐड करेंगे द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है ना जी, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट है, वो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। और दोनों की जो रिएक्टेंस है वो भी इक्वल है। अगर मैं VL की वैल्यू को यहाँ पर एक्सपेंड करके लिखूँ तो VL की जो वैल्यू है, जो VL है विच इज़ इक्वल्स टू IRMS इंटू XL, और फिर VC की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो वो होगी IRMS इंटू XC। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो VC है वो हमारे पास है VC IRMS इंटू XC, और जो VL है वो है IRMS इंटू XL। यहाँ पर IRMS जो है वो दोनों में सेम है और डेफिनेटली सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो जो IRMS इंडक्टर में है वही IRMS कैपेसिटर में है। और जो दूसरी बात है वो ये कि ये जो XL और XC हैं, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, वो भी यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों रिएक्टेंसेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर ऑफरिंग सेम रिएक्टेंस। और यही हमने कहा था कि इस सर्किट की जो ख़ास बात है वो यही है कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो XL इज़ इक्वल टू XC पर ही आती है। ठीक है, जो इस सर्किट की बेसिक इक्वेशन है। तो XL मस्ट बी इक्वल्स टू XC। इस पर भी काम नहीं, इस पर भी काम नहीं, और इस पर ये काम करेगा। तो ये यहाँ भी क्लियर है इस फेज़र डायग्राम से कि XL इज़ इक्वल टू XC। तो ये फेज़र डायग्राम जो है दैट इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, राइट। और ये इससे कुछ MCQ या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम देखकर यहाँ से समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास, हम हेडिंग बनाते हैं प्रॉपर्टीज़। तो हम कहते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ
सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब इस सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो यही है, नंबर 1, कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। और अगर इसको मैं यहाँ से अगर इसको मैं अरेज करूँ, और चले एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखते हैं फिर नेक्स्ट उधर अरेज करके लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट वर्क्स ओनली at a particular works only on a particular frequency, works only on a particular frequency known as resonance frequency, given by, और वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती क्या है जिस पर ये काम करता है, दैट इज़ एफ आर इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो पहली प्रॉपर्टी जो इस सर्किट की यही है कि ये जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट होता है ये मतलब जनरली किसी भी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं मतलब करेगा। इसकी जो टिपिकल पॉइंट है, जो डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो यही है कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है दैट इज़ एफ आर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में यहाँ पे मैं इसको रेस करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़, ओके बच्चों, इसकी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2 और वो ये है कि इस सर्किट की जो टोटल इम्पीडेंस या इम्पीडेंस जो होती है, टोटल नहीं कहेंगे, इम्पीडेंस ही हम कहेंगे, कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की जो इम्पीडेंस है विच इज़ जी, दैट इज़ इक्वल्स टू आर, राइट। सो इम्पीडेंस जी ऑफ द सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट इज़ इक्वल्स टू आर। मतलब उसमें ये है कि इसमें हमारे पास सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस बनती है, यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये हमारे पास इंडक्टर है और उसके बाद ये हमारे पास कैपेसिटर है, राइट। और ये हमारे पास एक एसी सोर्स आ गया। ओके जी, ये आ गया एसी सोर्स। अब इसमें जो आर एल सी और जो करंट है दैट इज़ आई आर एम एस थ्रू रेजिस्टर, थ्रू इंडक्टर एंड थ्रू कैपेसिटर which is I RMS. This is VR which is equals to I RMS into R. This is VL which is I RMS into XL. This is VC which is I RMS into XC. This is different parameters. अच्छा, अब इस सर्किट में ये जो सर्किट है ये RLC सर्किट, इसमें एट रेजोनेंस की सिचुएशन में जो इसकी टोटल इम्पीडेंस होगी या रेजोनेंस पॉइंट पर जो टोटल इम्पीडेंस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू आर। वो इसलिए कि रेजोनेंस सिचुएशन में जब ये फेजर डायग्राम भी मैंने बनाई थी तो उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों की इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की जो रिएक्टेंसीज हैं दैट आर इक्वल बट ओपोजिट, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो होता है हमारे पास z जो है दैट इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स एल है वो इक्वल है एक्स सी के, और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट और ये बचता है हमारे पास आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आती है आर। मतलब ये है कि उस वक्त टोटल जो सर्किट की इम्पीडेंस होती है RLC की दैट इम्पीडेंस इज़ इक्वल्स टू आर। ठीक होगी बात।
तो अगर इसकी इम्पीडेंस जो है वो R के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब ये सर्किट जो है ये इम्पीडेंस के लिहाज से एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, राइट। क्योंकि इसमें तीनों कंपोनेंट्स की जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो R बनी, ओनली R, मतलब ये ऐसे ही है जैसे ये तीनों कनेक्ट हैं लेकिन टोटल रेजिस्टेंस R है। तो इट मीन्स कि इन दैट सेंस इफ़ देर इज दिस इज़ ओनली R रेजिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की प्रॉपर्टी है इसमें। ये भी आप याद रखिएगा MCQ। और दूसरा ये याद रखिएगा कि अगर ये सिर्फ R के इक्वल है या इसकी इम्पीडेंस सिर्फ R है या इसमें अगर बचता ही R है, तो उस सेंस में करंट और रेजिस्टेंस दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। यानी इसका ये मतलब है कि जो करंट है IRMS और VR जो है IRMS एंड V आर इन फेज, दोनों इन फेज होंगे, राइट। यानी थीटा जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि रजिस्टर और उसमें से पास होने वाले करंट जो है उसके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसका एक मतलब ये भी फिर हुआ कि जो पावर फैक्टर हुआ दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो इक्वल्स 1। यानी अगर इसका हम पावर फैक्टर फाइंड करें तो पावर फैक्टर जो है दैट इज़ कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था। सो पावर आउटपुट में पावर फैक्टर कॉस थीटा है और कॉस थीटा जो है दैट इज़ थीटा चूँकि ज़ीरो है तो पावर फैक्टर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। इम्पीडेंस हमसे ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, बताइए कि RLC सीरीज सर्किट की टोटल इम्पीडेंस कितनी होती है, राइट। MCQ बना देंगे। द टोटल इम्पीडेंस या impedance of RLC series circuit is A option, B option, C option and D option. Then one of the option is के R लिखा होगा तो that option must be correct one, right। इस दूसरे different options में से तो total impedance जो होती है इस सर्किट की वो R ही होती है। इस फार्मूले से आपने याद रखना है। और उसके साथ प्योर रेजिस्टिव सर्किट फेज़ डिफरेंस ज़ीरो होता है, IRMS और VR के बीच में जो फेज़ होगा दैट मस्ट बी ज़ीरो और पावर फैक्टर उसका 1 होगा। ये आपने चारों बातें अच्छी तरह से याद रखनी है। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसको नोट कीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी जो है इस सर्किट की वो मैं लिखता हूँ दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 3। और वो ये है कि इम्पीडेंस जो है, अगेन इम्पीडेंस, कि इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो है तो R, बट दिस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज़ मिनिमम, राइट। So impedance is R but impedance is minimum at resonance। ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है, अच्छी तरह से, कि इस रेजोनेंस पे जो इम्पीडेंस होती है जो कि R के इक्वल है, that value of impedance which is R is the minimum value of resistance। इससे कम वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की नहीं हो सकती, इसके इक्वल ही होगी। इसके जो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ए सीरीज सर्किट को समझना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट करें हमारे पास एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रेजिस्टर्स हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें जो ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और इस तरह से ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और ये हमारे पास एक रेजिस्टर है। दिस रेजिस्टर इज़ R1, दिस रेजिस्टर इज़ R2, दिस रेजिस्टर इज़ R3 और इसको हमने किसी AC सोर्स या DC सोर्स के साथ जोड़ दिया। अब इन तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी RE, दैट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इस सर्किट में ये जो R2 और R3 हैं ये किसी वजह से नहीं है तो इस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस जो है वो R1 के इक्वल होगी, राइट। लेट्स से कि R2 और R3 नहीं है तो इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल होगी, R1। जो R1 की वैल्यू होगी वही इम्पीडेंस होगी, इससे कम तो नहीं हो सकती, राइट। क्योंकि ये एक ही रजिस्टर है और जो उसकी वैल्यू है, लेट्स से कि इस रजिस्टर की वैल्यू 100 ओम है तो हम कह सकते हैं कि इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है दैट इज़ 100 ओम, क्योंकि ये दोनों तो नहीं हैं। अब अगर ये रजिस्टर ही है तो इस सर्किट की इम्पीडेंस होगी 100 ओम। अब अगर इस रजिस्टर के अलावा और कोई रजिस्टर आ जाता है, जैसे R2 आ जाता है, लेट्स से R2 इज़ 50 ओम,
तो इस R2 के आने की वजह से इस टोटल जो इम्पीडेंस होगी वो बढ़ेगी, वो कम तो नहीं होगी, राइट। वो इसके आने से तो ये बढ़नी है। अब ये 100 और ये 50 तो दोनों मिलकर क्या बन गए 150। और अगर R3 भी आ जाता है लेट्स से विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 50 ओम, तो इस पूरे सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 50 दैट विल बी इक्वल्स टू 200 ओम। इट मीन्स कि ओनली R1 अगर होता है, अगर सिर्फ R1 ही होता है, तो इन दैट केस व्हेन देयर इज ओनली R1, इन दैट केस द इम्पीडेंस इज इक्वल टू R1 एंड दैट इम्पीडेंस इज द मिनिमम वैल्यू। इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है, उससे कम नहीं होगी, तो R1 विल बी द मिनिमम वैल्यू। मतलब इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। सो मिनिमम इतनी वैल्यू है, इसका मतलब कि इससे कम वैल्यू इसकी नहीं होगी। अगर इसकी वैल्यू हुई तो वो अब इससे ज़्यादा ही होगी। समझ आ गई बच्चों बात की। सो एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस इज Z विच इज़ इक्वल्स टू R एंड दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज़ द मिनिमम वैल्यू एट रेजोनेंस, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस। ये वाला पॉइंट हो गया। ओके जी, नोट करें इसको, पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी नोट हो गई हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो है बच्चों इसमें करंट इन RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम, राइट। ये भी याद रखना है। अगर रेजोनेंस पे हम करंट कैलकुलेट करें एट रेजोनेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये सर्किट काम कर रहा है, और ये सर्किट जब काम कर रहा है तो इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस है विच इज़ 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो उस वक़्त जो करंट होगा सर्किट में, जो दैट करंट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेंस। और उसकी वजह जो है, देखें, जो जब हम करंट फाइंड करेंगे, लेट्स से करंट को हम फाइंड करते हैं I से, विच इज़ I0, मैक्सिमम वैल्यू से कहते हैं, तो दैट इज़ इक्वल्स टू V0 ओवर Z, राइट। तो अब Z जो है दैट इज़ इम्पीडेंस, राइट, Z इज़ इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस जो है दैट हैज़ मिनिमम वैल्यू। सो I0 इज़ एक्चुअली इन्वर्स ऑफ इम्पीडेंस। अगर ये इम्पीडेंस कम होगी, राइट, इम्पीडेंस इज़ मिनिमम, राइट, जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में हमने कहा कि इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम, तो करंट जो है वो फिर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। और वोल्टेज की वैल्यू क्या है V0, द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड बाय द सोर्स इज़ V0। तो इसका मतलब है कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि I0 इज़ इक्वल टू V0 ओवर R। उस केस में ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो इम्पीडेंस होती है वो रेजोनेंस पे कितनी होती है, R के इक्वल होती है, ओनली R, ये ठीक है। तो उसके मुताबिक ये भी लिख सकते हैं हम, और इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो करंट एट रेजोनेंस इज़ मैक्सिमम। अब अगर हम इसको ग्राफ में शो करें, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं हम, तो करंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं लेट्स से। तो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो जो इसमें ग्राफ जो है ये हम बनाते हैं, इस तरफ हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और इस तरफ हम लेते हैं करंट की वैल्यू। तो ये ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान। तो इसको दोबारा से लाइन को इस तरफ ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट, और इस तरफ हो गया करंट। अब जो देखें ग्राफ में जो इसका ग्राफ बनेगा करंट का, वो इस तरह से बनेगा। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लेट से जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ दोनों लाइन दोनों एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू 0 है। अब जैसे हम इस ग्राफ में मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, 0 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ बढ़ेंगी। तो मैं यहाँ पर एक मार्क करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लो, राइट, दैट मीन्स दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स लो फ्रीक्वेंसी। और इस तरह आगे चलते जाएं तो लेट्स से यहाँ कहीं जाके जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हाई होगी, सो दैट रिप्रेजेंट्स हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो हमें अभी देखा था, हमें स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर इस सर्किट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो रखी जाए तो वहाँ पर कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है ये बहुत हाई हो जाती है, ठीक है, इस पूरे RLC में।
जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है किसके इक्वल होती है, फिर से मैं लिख देता हूँ। कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है 1/2 पाई FC। अब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो है, कम है लेट्स से, तो XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, यानी रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो जो F जो है उसकी वैल्यू लो है तो रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो रिएक्टेंस की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी लो फ्रीक्वेंसी पे। और अगर रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि करंट जो है वो कम होगा। ठीक है, नोट किया आपने। फिर से एक दफ़ा देखिए, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ 1/2 पाई FC। इस एक्सप्रेशन में F की वैल्यू अगर हम लो ले लें तो फिर इस F की वैल्यू, लो वैल्यू और रिएक्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर F की वैल्यू लो है तो रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है, सो रिएक्टेंस इज़ हाई। लो फ्रीक्वेंसी पे आप ये कह लें कि जो रिएक्टेंस है दैट इज़ हाई, और रिएक्टेंस अगर हाई होगी, रिएक्टेंस इज़ हाई, और जो रिएक्टेंस अगर हाई है तो करंट मस्ट बी स्मॉल, करंट मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, नोट किया आपने। तो लो फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, इसी तरह जो इस ग्राफ में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी मींस कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर मस्ट बी हाई। ये जो इंडक्टर है इसकी रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है 2 पाई FL। तो इंडक्टर की रिएक्टेंस के साथ इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। तो यही कहेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे भी रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, लो होगा। तो हाई और लो फ्रीक्वेंसी के बीच में एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस पर करंट मैक्सिमम होगा। अब जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ पर भी लो होगी, करंट की वैल्यू यहाँ पर भी लो होगी, लेकिन दरमियान में करंट की वैल्यू जो है वो हाई होगी। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करें तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, विच मीन्स करंट हैज़ स्मॉल वैल्यू एट लो फ्रीक्वेंसी, करंट हैज़ स्मॉल वैल्यू एट हाई फ्रीक्वेंसी, एंड करंट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो करंट होगा I0 उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी V0/G, या वो होगी I0 इज इक्वल टू V0/R। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है करंट के फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। ओके जी, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है जी, ओके जी, इसको नोट करें, फिर इसको मैं अरेज करूं, और नेक्स्ट हम लिखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी विच इज़ प्रॉपर्टी नंबर 5, और उस 5वीं प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि क्या पॉइंट है। ओके जी, प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो ये है कि एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस capacitor and inductor may be larger than the source voltage। ठीक है जी, VRMS। अच्छा जी, इस पॉइंट का मतलब बच्चों ये है कि इस सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में जो वोल्टेज है VC अक्रॉस कैपेसिटर और जो वोल्टेज है क्रॉस इंडक्टर VL, इन दोनों की वैल्यूज़ इस सोर्स वोल्टेज की वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए ये देखें कि इन सीरीज़ सर्किट, ये हमने पढ़ा था कि किसी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, फिर इस तरह ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, तो इन दोनों रेजिस्टर को अगर हम एक सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो इन दोनों रेजिस्टर्स की जो वोल्टेज है, दोनों के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उसको ऐड करें तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट वही होती है जो सोर्स वोल्टेज होती है। ठीक है, ये यूँ कह लें कि अगर हमारे पास V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और V2 इसका और सोर्स का V है, तो हम कह सकते हैं कि जो V है द सोर्स वोल्टेज दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो दोनों का सम होता है। अब इस सिचुएशन में भी हमारे पास ये है कि फेज़र डायग्राम में आप देखें कि जो VL है और जो VC है
the voltage across inductor and voltage across capacitor, these two voltages are equal in magnitude but opposite in direction. तो अगर इसमें हम टोटल वोल्टेज फाइंड करें सोर्स का, लेट्स से एट एनी मोमेंट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, तो इस सिचुएशन में अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड करें तो ये दोनों वोल्टेजेस वी एल और वी सी जो हैं ये दोनों की वैल्यू है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो एक दूसरे को अपोज करती है, तो ये कैंसिल हो जाएगी और जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास बचेगी दैट मस्ट बी अक्रॉस रजिस्टर। अब इसमें यूँ भी हो सकता है, एग्जांपल में मैं आपको देता हूँ, तो यूँ भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है लेट्स से दैट इज़ 10 वोल्ट, राइट। रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आ गई 10, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ गई 50 वोल्ट, राइट, और इंडक्टर के क्रॉस कितनी आ गई -50। तो इन सारों का अगर हम सम करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये देखा आपने, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10। तो इस सिचुएशन में जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है दैट इज़ नाउ 50, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है दैट इज़ नाउ 50, और लेकिन इन सब का जो सम है दैट इज़ 10। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर इटसेल्फ इज़ मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज, यानी जो रिजल्टेंट वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज बननी है वो तब बननी है जब हम इन तीनों की वोल्टेजेस को ऐड करते हैं, और जब इन तीनों की वोल्टेजेस को ऐड करते हैं तो उसमें VL और VC की जो वोल्टेज है वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट हो जाती है और रिजल्टेंट वही बचती है जो R की होती है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज में भी, अब यहाँ पर जो वर्ड आया है वो में भी आया है और वो इस सेंस में ही आया है कि यूँ भी हो सकता है कि 10 अगर हम ले लें इसके अक्रॉस वोल्टेज और हम ले लें 5 वोल्ट कैपेसिटर के और फिर 5 वोल्ट ही हम ले लें इंडक्टर के क्रॉस, सो वी गेट द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10। So in this case the voltage drop across capacitor and inductor is smaller than the source voltage which is 10, और ये भी हो सकता है कि ये वोल्टेज ज़्यादा हो, राइट, दैट इज़ 50 एंड 50 डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी लार्ज है। तो ये जो है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि इसमें जो वोल्टेज है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर जो है दैट मे बी लार्जर दैन द सोर्स वोल्टेज, ऑलराइट। तो ये जो हमारे पास जो है ये हमने पढ़ा आज RLC सीरीज़ सर्किट। तो इसमें जो हमने इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल जो हमें चाहिए थी वो हमने सारी डिस्कस की इस टाइम ड्यूरेशन में, और इसकी पांचों प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की। तो इसकी जो पांचों प्रॉपर्टीज़ हैं ये पांचों प्रॉपर्टीज़ इटसेल्फ जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। मतलब इस तरह आ सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन RLC सीरीज सर्किट या डिफाइन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, व्हाट इज़ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, गिव इट्स प्रॉपर्टीज़। तो अगर इस तरह से लिख देता है तो जस्ट आप लोगों ने सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट को डिफ़ाइन करना है, उसकी डायग्राम बनानी है और फिर आपने जस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये पांचों प्रॉपर्टीज़ आपने लिख देनी है। अदरवाइज़ अगर एक्सप्लेन आ जाता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, तो फिर उसमें आपने वो तमाम पॉइंट्स जो मैंने अभी आपसे शुरू में डिस्कस किए वो वाले और ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये सारी आप लोगों ने उसमें लिखनी है। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आप लोग इस पूरे लेक्चर को इतने कॉम्प्रीहेंसिव टाइम में इसको अंडरस्टैंड कर गए, इसके सारे पॉइंट्स को। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल समझ आई होगी और आपको मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, अच्छा लगा होगा आपको। तो इस लेक्चर को आप लोग खुद भी समझें और जो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर को देखें। और अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कहीं भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे ज़रूर लिखें, कमेंट्स में लिखें, मुझे टेक्स्ट करें, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट इंशाल्लाह, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। आप लोग पूछेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ऑलराइट बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस लेक्चर को अच्छा सा प्रिपेयर करें। आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो होगा इसी का जो सेकंड पार्ट या इसी से मिलता जुलता, दैट विल बी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, वो होगा लेक्चर नंबर 9। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।